आज हम लोग की क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ITI फर्स्ट ईयर क्लास 26। कौन सी है क्लास? आज की 26। इसके पहले 25 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। आप पुरानी क्लास देख लेंगे तो ये क्लास आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ITI एग्ज़ाम 2023 में अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल करना। उसके उद्देश्य से यह क्लास चलाई जा रही है। इस क्लास से संबंधित PDF और फ्री में ऑनलाइन मार्क टेस्ट आपको देना है, तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक ओम और 1 ओम से नीचे का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? मेगर, नाम मेगा ओम में नापता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली? मतलब 1 ओम या 1 से कम ओम, या समझ लीजिए 0 से 1 ओम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 0 से 1 ओम की वैल्यू मेजर करनी है तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं शंट टाइप ओम मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शंट टाइप ओम मीटर यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस्ड मेगा ओम मीटर? उन्नत मेगा ओम मीटर प्रदान किए गए तीसरे सिरे का क्या उद्देश्य है? जो आपका मेगा ओम मीटर होता है उसमें एक थर्ड टर्मिनल दे देते हैं। थर्ड टर्मिनल, फर्स्ट मेगा ओम मीटर में आपको थर्ड टर्मिनल मिलता है। वो किस लिए होता है? बोला मेगा ओम, जो आपकी डिफ्लेक्शन होता है मेगा ओम मीटर प्रदान किए गए तीसरे सिरे का, मतलब जो तो उसमें मतलब 2 टर्मिनल नॉर्मली होते हैं, जो तीसरा टर्मिनल दिया हुआ होता है उसका क्या उद्देश्य है? गेट हाई ओमिक वैल्यू, पास द एक्सेस वोल्टेज टू ग्राउंड, पास द एक्सेस करंट टू ग्राउंड, गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन। देखो, जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं या कोई सा भी ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, कुछ भी हो, इनमें क्या लगी होती है? आप देखते होते हैं, आप क्या लगी, एक स्केल लगी हुई होती है। तो क्या होते हैं कि जो आपको मेजर करना है बोला हुआ है, तो गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन। जैसे ही आपका पॉइंटर होगा, TC TD होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क। तो जब उसमें TD लगता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है, तो डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्ट होकर जितनी एम्पियर करंट दी गई होगी तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, यदि सही से अगर मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा हो जाए या कोई कारण बस मतलब जीरो की शून्यांक की त्रुटि हो, धनात्मक या ऋणात्मक त्रुटि हो जाए, तो क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टार्क जो लगेगा हमारा, उसके बाद इंडिकेटर जो पॉइंटर है पर्टिकुलर जिस एरिया पे जाना चाहिए, मान लीजिए इस एरिया पे जाना चाहिए, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे ना आके हो सकता है कि यहाँ पे रुक जाए या कहीं और रुक जाए, तो ऑसिलेशन करे या मतलब हंटिंग करे। तो उसको रोकने के लिए मतलब उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं मेगा ओम मीटर प्रदान किए गए तीसरे टर्मिनल को। मतलब उस जो ऑसिलेशन है, जो ओम मीटर में जो हमारा वेरिएशन आएगा, यहाँ बात किया ओम मीटर की, तो जो ओम मीटर की जो हमारा रजिस्टर उसमें वेरिएशन ना आए, मतलब कि हमें सटीक रीडिंग मिल रहा है, हंटिंग ना हो, उसमें ऑसिलेशन ना हो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस मटेरियल? शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? तो ये कौन सा है? ये मैग्नीन है। ये कौन सा है? मैग्नीन है। इसके अलावा जो दिए हुए मैग्नीन का यूज कहाँ करते हैं? जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वहाँ पे ही जो है मैग्नीन का यूज करते हैं। नाइक्रोम का यूज कहाँ पे करते हैं? जो हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे प्रेस वगैरह हो गए, तो यहाँ पे हम नाइक्रोम का यूज कर लेते हैं। कापर, यूरेका, ये सब जानते हैं आप। कांस्टेंटाइन और यूरेका कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे रियोस्टेटिक टाइप एलिमेंट होते हैं वहाँ यूज कर लेते हैं। कापर का यूज आप सब जानते ही है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल मैग्नीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मूविंग आयरन चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने होने का क्या कारण है? मूविंग कॉयल का, देखो उसका कारण ये है कि जो उसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, जो थीटा है, डिफ्लेक्टिंग टार्क छोड़िए, थीटा है, वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो डिफ्लेक्शन है, वो डिफ्लेक्शन जो हमारा एंगल का डिफ्लेक्शन है, वो किसके डिफ्लेक्शन किसके है? करंट के समानुपाती होता है। किसके? धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए क्या दिया हुआ, विचलन बढ़ाव धारा के अनुपातिक है, विचलन बलाघूर्ण धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, विचलन बलाघूर्ण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, विचलन बढ़ाव धारा के वर्ग के समानुपाती। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मूविंग कॉयल। अगर मूविंग आयरन बोला होता तो केस दूसरा होता। मूविंग कॉयल में क्या होता है? TD होता है आपका, जो तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। डिफ्लेक्टिंग टार्क थीटा विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो भी कम मूविंग कॉयल में। मूविंग आयरन में क्या होता है? मूविंग आयरन की बात करें तो मूविंग आयरन में थीटा हमारा
आई के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके? वर्ग के समानुपाती। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विचलन बल गुण धारा के अनुपातिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच इरर इफ द एनर्जी मीटर इज डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूसली ऑन नो लोड। एनर्जी मीटर में कोई लोड नहीं है, उसकी डिस्क फिर भी जो है घूम रही है, मतलब कि उसमें एक प्रकार से सर्कन त्रुटि हो रही है, मतलब कि घर्षण त्रुटि हो रही है। जबकि कोई लोड नहीं लगा उसके बाद भी उसकी स्पिंडल जो है डिस्क घूम रही है, रोटेट कर रही है कंटिन्यूस। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? स्पीड इरर, फ्रिक्शन इरर, फ्रिक्शन इरर, फेज इरर, स्पीड इरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंगने की त्रुटि, मतलब फिर भी रेंग रहा है, कोई लोड नहीं लगा। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? जो हमारी स्पिंडल होती है उसके दोनों ओर होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको समाप्त करने के लिए, इस त्रुटि को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पिंडल के दोनों ओर होल कर देते हैं समाप्त करने के लिए। और इसका जो राइट आंसर फिलहाल कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। क्या दिया है? डी नंबर। डी नंबर दिया है क्रीपिंग इरर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया? यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीटी का मतलब आप जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर। प्राइमरी में करंट जनरेट होगी, सेकेंडरी में क्या होगा? आपके टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में आपके टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे। प्राइमरी में क्या बोला हुआ है कि क्या दिखाया हुआ? सीटी इट्स सेकेंडरी कीप्ट ओपन। यदि सीटी की द्वितीयक खुला ओपन रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीटी प्राइमरी बर्नआउट, सीटी वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी रिड्यूसेस, और दिया हुआ है वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी इंक्रीजेज, सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग विल बर्न आउट। भाई देखो यहाँ पे कॉइल इसकी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस होगी तो हीटिंग होगी और ये जल जाएगी। सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी बर्न आउट। क्या हो जाएगा? बर्न आउट। ये कब? जब व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सीटी इट सेकेंडरी इज ओपन। यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाएगा तो क्या होगा? उसकी द्वितीयक कॉइल जो है जल जाएगी। क्या होगी? हीट के कारण जल जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है? देखो दिया हुआ है, शंट प्रकार के ओम मीटर में जुड़े वेरिएबल रेजिस्टेंस का उद्देश्य क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब होता है उसमें ऐसा परिवर्तन जिसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन करने की व्यवस्था हो, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब कि हम चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा घटाकर कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसको चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा पॉइंटर है उसको जीरो में एडजस्ट करने के लिए, उसको पॉइंटर को जीरो में एडजस्ट करने के लिए यदि पॉइंटर हमारा ऊपर नीचे हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज़्यादा करके, वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या उद्देश्य है? हमारे जो पॉइंटर हो उसको शून्य पोजीशन पे लाने की कोशिश करें या लाकर खड़ा कर दे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आई एडजस्ट द पॉइंटर जीरो पॉइंटर, आई एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 170 का डी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखो, मापने वाली स्प्रिंग जो आपके इक्विपमेंट जैसे होते हैं, आपके ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम या आपके अमीटर, वाल्ट मीटर, इंडिकेटिंग टाइप जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें जो आपकी स्प्रिंग होती है ये आपका इसी से पॉइंटर जुड़ा हुआ होता है। तो ये स्प्रिंग बनी हुई है, ये क्या बोला है? ये क्या करती है? यही प्रोवाइड कराती है। इसी स्प्रिंग के चलते आपका TCTD आता है। TCTD का मतलब होता है कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क। क्या होता है? कंट्रोलिंग टार्क, यही आपका प्रोवाइड कराती है कंट्रोलिंग टार्क, और ये प्रोवाइड कराती है डिफ्लेक्टिंग टार्क। यही TCTD से आता है। तो ये क्या करती है? किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फास्फर ब्रांच की। किसकी? फास्फर ब्रांच की। किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रांच की। ये किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रांच की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल चरण ऊर्जा मीटर में कौन सा विद्युत प्रभाव काम करता है? देखो, एनर्जी मीटर है तो एनर्जी मीटर किस पे वक्त करता है, मतलब वर्क करता है? हम सब जानते हैं एनर्जी मीटर किस पे वर्क करता है? इंडक्शन की इफेक्ट बात करता है। किसके? इंडक्शन इफेक्ट पर काम करता है। अब हीटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? जैसे फ्यूज वगैरह हमारे होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हमारी जो बैटरी वगैरह में होता है ना, एम्पियर और कैपेसिटी, केमिकल इफेक्ट किस में होता है? हमारा बैटरी वगैरह में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट किस में होता है? आपने ये क्या बोलते हैं, आपका जो क्या बोलते हैं कैपेसिटर वगैरह होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है। तो सबका अलग अलग यूज है। अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे आपकी होते हैं
क्या बोलते हैं, थर्मोकपल वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये पूछा हुआ है कि कौन एकल चरण ऊर्जा मीटर में कौन सा विद्युत प्रभाव काम करता है। तो जो हमारा एनर्जी मीटर उसके लिए इंडक्शन इफेक्ट है, जो हमारा फ्यूज है उसके लिए हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे बैटरी वगैरह हमारा है तो ये केमिकल इफेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में आपका हमने बताया, जैसे वोल्ट मीटर वगैरह है, ये सब आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में आ जाते हैं। तो ये चारों हो गए। तो हमारा एनर्जी मीटर किस पे वर्क करता है, इंडक्शन के इफेक्ट करता है। किस पे, क्योंकि इसमें मैग्नेट क्या बोलते हैं, इसमें मैग्नेट होता है। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने के लिए मैग्नेट भी होता है और कॉयल भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट आ जाएगा। स्प्रिंग और जो आप जानते ही हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड आती है, सब पूरा आपको बताया ही गया है। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ। देखो अभी अगर ग्रेविटी कंट्रोल बोल देता तो ग्रेविटी कंट्रोल के लिए हमने कल बताया था आपको, ग्रेविटी कंट्रोल होता तो सीधे सीधे क्या होता, वर्टिकल पोजीशन होती, केवल क्या होती, ओनली केवल वर्टिकल पोजीशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई सी भी पोजीशन हो, हर पोजीशन में स्प्रिंग से कंट्रोल होना है ना। जो आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क होगा टीसी किससे होगा, स्प्रिंग के थ्रू होगा। तो यहाँ पे कोई सी भी पोजीशन हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी स्थिति में, एनी पोजीशन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ मीटर। मीटर का नाम क्या है, मीटर का क्या नाम। देखो यहाँ पे मल्टी रेंज दिया हुआ है, यहाँ पे कई सारी देखो आपको दिया हुआ है, मतलब अलग अलग रेंज में आप जो है मेजर कर सकते हैं। मल्टी रेंज दिया हुआ है, आप किसी भी रेंज में, आप जो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा है, डीसी दिया हुआ है। देखो डीसी दिया है, देखो आपको बता दें, जैसे ऐसे लिख दे तो इसका मतलब डीसी वोल्ट मीटर है। आपको पहचानने की ये सब होनी चाहिए। जैसे बोल दे डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। अब जैसे कभी कभी लिख देगा इस प्रकार लिख देगा, या कभी कभी लिख देगा इस प्रकार, एसी डीसी दोनों के लिए हो गया ये। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी होंगी, ये सब चीज़ें आपको पहचान रखनी होगी। कभी कभी एग्जाम में वाइवा में पूछ लेता है कि बताओ ये अमीटर डीसी है कि एसी है, तो आपको इसी सबसे पहचानना। ये कौन सा है, मल्टी रेंज डीसी वोल्ट मीटर। कौन सा है, मल्टी रेंज डीसी वोल्ट मीटर है। कौन सा है, मल्टी रेंज डीसी है, ठीक, मल्टी रेंज डीसी वोल्ट मीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें अलग अलग रेंज दी हुई है मापने के लिए, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टी रेंज डीसी वोल्ट मीटर। उसके बाद दिया है विच इंस्ट्रूमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है। विच इज इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम में एनर्जी को पहले अपने आप में मेजर करे, उसके बाद फिर आपको रिप्रेजेंट करे। जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, आप कोई वैल्यू देते हैं तो उसके जस्ट रिवर्स में आपको उतनी ही वैल्यू मिलती है। तो इंटीग्रेट करके मतलब वो चीज़ों को देता है। जैसे हमारा एसी वोल्ट मीटर और डीसी वोल्ट मीटर, ये दोनों कौन से हैं हमारे, ये हमारे अमीटर वोल्ट मीटर, ये किस में आते हैं, इंडिकेटिंग टाइप में आते हैं। इंडिकेटिंग टाइप में आते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद ये आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। तो बचा आपका कौन सा, एनर्जी मीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक इक्विपमेंट और होता है, रिकॉर्डिंग टाइप इक्विपमेंट। वो कहाँ यूज होता है, हॉस्पिटल वगैरह में, जो आपकी इलेक्ट्रिक रेडियो मशीन होती है, वहाँ पे जो है मतलब पेन और पॉइंटर की अरेंजमेंट होती है। पहले रिकॉर्ड को, ग्राफ को जो है पेन पॉइंटर में मूव करके लिखता है, उसके बाद फिर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसको। उसका ज़्यादातर हॉस्पिटल वाले जो आपकी मशीनें होती हैं वहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पे उसका मेंशन नहीं किया हुआ है। टंजेंट गैल्वेनोमीटर कौन सा है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट में आता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। डीसी अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब आपके इंडिकेटिंग मतलब सूचनात्मक, संकेतक कह दीजिए, संकेतक या सूचनात्मक, संकेतक कुछ भी बोलिए, ये आपको सूचना देते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे इतने मिली एम्पियर पे आपका 5 एम्पियर आ रहा, 10 एम्पियर आ रहा। इनमें जो आपकी पॉइंटर लगी हुई है वो आपको इंडिकेट करके बताती है। तो इसलिए इनको बोलते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, मतलब सूचनात्मक उत्यंत्र, सूचनात्मक, ठीक।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। हाउ द क्रीपिंग एरर इज कंट्रोल्ड इन एनर्जी मीटर, बाई रिड्यूस द रेटेड वोल्टेज, बाई इंक्रीजिंग द इंडक्टिव लोड, बाई एडजस्टिंग द ब्रेक मैग्नेट पोजीशन, बाई ड्रिलिंग टू होल डायामीटर अपोजिशनली। देखो हमने बताया था एनर्जी मीटर में जो क्रीपिंग एरर है, अभी बताया था पीछे क्वेश्चन में, हाउ द क्रीपिंग, जब एनर्जी मीटर में कभी कभी क्या होता है नो लोड या नो लोड की कंडीशन में भी एनर्जी मीटर हमारा घूमता रहता है, उसकी स्पिंडल घूमती रहती है, तो क्या होगा, हाउ तो उस दोष को, उस फॉल्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, उसके लिए हम उसकी जो स्पिंडल होगी दोनों के अपोजिशन में क्या करेंगे, दो ड्रिल कर देंगे, दो छेद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दो छेद कर देते हैं। अभी हमने बताया भी है पिछले क्वेश्चन में, बाय ड्रिलिंग टू होल्स डायामीटर अपोजिशनली, उसके अपोजिट में क्या करते हैं, दो ड्रिल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। देखो मूविंग आयरन की बात कर दिया है, अभी हमने बताया था मूविंग कॉयल का, मूविंग आयरन के, इसलिए इसमें जो है पैमाना असमान होता है, क्योंकि जो इसमें टीडी होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, या कहें जो आपका विक्षेपण होता है थीटा, जो आपका विक्षेपण होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के वर्ग के। उसमें क्या होता था, थीटा विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा आई के समानुपाती होता था। लेकिन यहाँ किसमें, मूविंग कॉयल में, किसमें, मूविंग कॉयल में, मूविंग कॉयल में, मूविंग कॉयल में थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आई के, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ आई के वर्ग के समानुपाती है। तो इसलिए जो है मूविंग का इसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब नॉन लीनियर होता है। किस लिए होता है, क्योंकि जो टीडी है हमारा डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन टार्क है, वो आई के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आई के समानुपाती होता था। डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डिफ्लेक्टिंग ऑफ फोर्स डिफ्लेक्टिंग ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डिफ्लेक्शन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, टीडी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, क्या है आपका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बोला हुआ है टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ये क्या बोला हुआ है, टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये क्या बोला है, विचलन धारा के व्युत्क्रमात्मक, ये बोला है टीडी 1/i। ठीक, तो इसमें राइट आंसर पे देखिए कौन सा आपका मैच कर रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है ना आपका, देखिए आपने अभी किया है, अभी हमने आपको बताया है, इसका कौन सा हो जाएगा, टीडी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, टीडी जो आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स है किसके होता है, आई के स्क्वायर के फॉर्म में होता है, किसके, आई के स्क्वायर के फॉर्म में होता है समानुपाती। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज केस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि है। देखो हमने कल बताया था, प्रभाव का मतलब होता है जैसे कोई ह्यूमन का नहीं, क्या बोलते, कोई मौसम का प्रभाव हो जाए, या कोई मैग्नेट का प्रभाव हो जाए, या उसके आसपास कोई एयर हो जाए बड़ी तेजी से, मतलब आपके पंखे वगैरह हो जाए, मतलब कोई अन्य इफेक्ट, मतलब एटमॉस्फेयर का इफेक्ट या रूम का इफेक्ट, जो कोई प्रभाव हो, मतलब कोई ना उपयंत्र का प्रभाव हो, ना ह्यूमन एरर हो या डिवाइस एरर हो, ऐसा कुछ ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम प्रभाव त्रुटि। क्या बोलते हैं, प्रभाव त्रुटि। स्विचिंग का हमने कल बताया था आपको, जैसे कोई हमारी डिवाइस है बार बार स्विचिंग कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हो सकता है कोई टर्मिनल छूटा हो, या हो सकता है कि कहीं स्पार्क होती हो स्विचिंग के बीच में। डिवाइस एरर का मतलब ये होती है, जैसे मान लीजिए कि उसमें डिवाइस एरर में हमारा जो पॉइंटर है कभी कभी 0 से ऊपर हो जाता है, कभी कभी 0 से नीचे हो जाता है, तो ये हमारी पॉजिटिव में त्रुटि हो गई, ये आपकी नेगेटिव में त्रुटि हो गई, मतलब जो हमारा जो पॉइंटर में त्रुटि हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, ये डिवाइस एरर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया है प्रभाव का, मैग्नेटिक प्रभाव, मतलब कोई फील्ड में कोई मैग्नेट है, उसका प्रभाव क्या होगा, उस मैग्नेट का क्या होगा, प्रभाव होगा ना। मैग्नेटिक लाइन्स जो होती है क्या करती है, प्रभावित करती हैं, वो भी कब, जैसे आपकी पोलरिटी सेम है तो आपको जो है रिपल करते हुए आपको दिखेगा। अगर पोलरिटी दोनों की अपोजिट है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, NS उसकी पोलरिटी होती है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, इन्फ्लुएंस एरर, इस एरर को क्या बोलेंगे, प्रभाव, मतलब मैग्नेट के रखने से वहाँ पे प्रभाव उत्पन्न हो रहा, कोई रिएक्शन आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रभाव एरर, प्रभाव त्रुटि बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे शानदार 15 क्वेश्चन। उसके बाद फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। अगर इस चैनल से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि उन सब का भी भला हो सके।